एक बार मैं फिर से खान सर चंपारण वाले आप सबका स्वागत करता हूं डायमंड सीरीज 0.2 के इस बेहतरीन सीरीज में, जिसमें मैं अलग अलग विषय को लेकर प्रैक्टिस सेट के साथ आपके साथ उपस्थित हूं। और इसमें जो भी प्रश्न होंगे वह अपने आप में डायमंड है, और आप सभी तो डायमंड हैं, और जो हमारे विद्यार्थी हैं वो सब एक दिन डायमंड के रूप में राइज करेंगे। तो इसी उद्देश्य के साथ आज शुरू करते हैं डायमंड सीरीज 0.2 का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया है। उसके पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। तो तैयार हो जाइए और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई घटनाओं पर विचार कीजिए। यानी इसमें यह बताया गया है कि जो भी घटनाएं दिया गया है वह सबसे पहले कौन सा घटना हुआ, उसके बाद कौन सा घटना हुआ। तो एक सीरीज में एक क्रमानुसार हमें सेलेक्ट करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले में लिखा हुआ है कि पहला गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था जी? 1930 में। 1930 में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग रहमत अली चौधरी ने किया था। कब किया था? 1933 में किया था, 1933 में। जबकि पूना समझौता कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। वहीं अगर बात करें गांधी इरविन समझौता, तो आपको पता है कि गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच जो दिल्ली में समझौता हुआ था वह हुआ था 5 मार्च 1931, यानी 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो पहली बात तो हमने ये देखा कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग 1933 में रहमत अली चौधरी ने किया था। जबकि पूना समझौता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था 24 सितंबर 1932 को। जबकि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो एक बार पहले हम लोग इन सभी जो भी पॉइंट जो आंसर दिए हुए हैं इन सारी घटनाओं पर एक बार चर्चा कर लेते हैं, फिर इसको क्रमानुसार हम लोग रखेंगे और उसके बाद उत्तर सेलेक्ट करेंगे। सही ना? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोलमेज सम्मेलन। जैसा कि आप जानते हैं कि कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। चूंकि यह मीटिंग एक राउंड टेबल पे हुआ, एक गोल मेज पर हुआ, इसलिए इसका नाम रख दिया गया गोलमेज सम्मेलन, है ना। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां पे हुए थे? लंदन में कंडक्ट किए गए थे। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड ने इसकी अध्यक्षता किया था। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि चूंकि ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य था वो ये था कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट को अंग्रेजों ने रिजेक्ट कर दिया था। चूंकि नेहरू रिपोर्ट में हमने भारत के लिए संविधान की मांग के साथ साथ डोमिनियन स्टेटस का भी प्रस्ताव रखा था। उसके बाद अगर हम बात करें 1929 में आपको पता है कि लाहौर कांग्रेस के सेशन में पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। वहीं 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था। तो इन सब घटनाओं पर चर्चा करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत के संवैधानिक विकास के साथ साथ भारत में जो राजनीतिक उथल पुथल हो रहा है इस पर विचार विमर्श करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया गया था लंदन में अंग्रेजों के द्वारा। यही कारण है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड कर रहे थे। अब हम चर्चा करते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यानी ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया था। तो याद रखिएगा ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से 2 व्यक्ति ने भाग लिया था। एक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और दूसरे व्यक्ति थे तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। तो 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया भारत की ओर से। कौन कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड तेज बहादुर सप्रू। जबकि अगर हम बात करें कि महात्मा गांधी ने इनमें से कौन से गोलमेज सम्मेलन भाग लिया था, क्योंकि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, तो महात्मा गांधी याद रखिएगा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी 1931 में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। यह भी आपने ध्यान रखना है, महात्मा गांधी ने इसमें भाग लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में जो हुआ था इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। बाकी हम लोग जब पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, जब आपका जो बैच प्रारंभ होगा इतिहास, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जब हम डिटेल से पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक, जीके, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, तो जब हम आपको इतिहास पढ़ाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री तो वहां मैं डिटेल से गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा करूंगा। तब आपको सिर्फ गोलमेज मुझे लगता है कि 2 से 3 लेक्चर लग जाता है गोलमेज सम्मेलन को पढ़ाने में, तो वहां डिटेल से हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना? क्योंकि यह हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदु को ही कवर करते हुए आगे बढ़ना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
तो गोलमेज सम्मेलन समझ लिए कि कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, 1930, 1931, 1932, और तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए हैं, जिसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने किया है। जबकि इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने भाग लिया था, जबकि महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज 1931 में भाग लिया था। ठीक है ना। अब हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान शब्द का प्रयोग, क्योंकि अभी आपको पता ही है वर्तमान में पाकिस्तान से काफी युद्ध की जो स्थिति दिख रही है, वाद विवाद चल रहा है, और आपको पता ही है कि हमारे जो सेना ने बड़ी बहादुरी से आतंकवादी के जो 9 ठिकाने हैं पाकिस्तान में उसको तबाह बर्बाद कर दिया है ना। और हमने ये बता दिया कि अगर भारत पे कोई भी आंख उठाकर देखेगा तो हम उसको घर में घुस करके उसको जवाबी कार्रवाई देंगे, है ना। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कभी। चलिए यहां फिलहाल देखते हैं पाकिस्तान शब्द का प्रयोग। तो देखिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग जिस व्यक्ति ने किया था उसका नाम था रहमत अली चौधरी, या चौधरी रहमत अली भी बोल दीजिए, रहमत अली चौधरी, रहमत अली चौधरी। रहमत अली चौधरी। तो याद रखिएगा पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? रहमत अली चौधरी। और ये जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, और 1933 में इन्होंने पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था। क्योंकि आगे चल के प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 के लाहौर सेशन में, ये तो हम लोग जानते ही हैं, और वैसे भी मॉडर्न हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले रहमत अली चौधरी ने इस शब्द का प्रयोग किया, और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रह चुके हैं। 1933 में इस शब्द का प्रयोग किया था। वैसे 3 साल पहले यानी 1933 से 3 वर्ष पहले 1930 में 1930 में मोहम्मद इकबाल ने 2 राष्ट्र की कल्पना किया था। सांप्रदायिकता के आधार पर नहीं, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि भौगोलिक दृष्टिकोण से 2 अलग अलग प्रांतों का उन्होंने कल्पना किया, यानी कि द्वीप राष्ट्र के बारे में पहली बार विचार मोहम्मद इकबाल के मन में आया था 1930 में, और उसके 3 साल बाद यानी 1933 में 1933 में रहमत अली चौधरी ने पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था। जबकि आगे चल के प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में लाहौर सेशन में किया था। और उसके बाद आपको पता है कि भारत का विभाजन हुआ, और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक अलग देश के रूप में स्थापित हुआ, और पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बनते हैं, जबकि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान बनते हैं। ठीक है ना। तो पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था रहमत अली चौधरी ने 1933 में। अब बात कर लेते हैं पूना समझौता। पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932। आपको पता है कि 1931 में जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, हालांकि तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने भाग लिया था। दलितों को ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था, और अंग्रेजों ने एक तरह से सांप्रदायिकता पंचांग के आधार पर एक ऑफर पेश किया दलितों के लिए कि अगर दलित हिंदू स्वर्ण वर्ग से अलग हो जाते हैं तो उनको निर्वाचन में अलग से आरक्षित सीट दिया जाएगा, लेकिन शर्त रखा कि हिंदुओं से दलित को अलग होना पड़ेगा। इट्स कॉल्ड पार्टीशन ऑफ हिंदुइज्म, यानी कि हिंदुओं के अंदर 2 भाग की बात किया जाता अंग्रेज के द्वारा। महात्मा गांधी ने इसे खतरे के रूप में देखा कि ये तो सही बात नहीं है। पहले ही वो हम लोगों को सांप्रदायिकता के आधार पर बांट चुके हैं। जब 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना कराया गया है ना, तो कहीं ना कहीं वहां से सांप्रदायिकता का जन्म लेता है हिंदू मुस्लिम के बीच में। अब हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि फिर से हिंदुओं के बीच अंदर में ही विभाजन हो। इसीलिए महात्मा गांधी जब उनको पूना के यरवदा जेल में डाल दिया गया था, तो वहां पर वो भूख हड़ताल की घोषणा किया, और भूख अनशन पर रहते हुए उन्होंने कहा कि अंबेडकर जी मुझसे मिले और इस समझौते पे हम लोग बात करेंगे। तो 1932 में 24 सितंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना में एक समझौता हुआ, जिसका नाम दिया गया पूना समझौता। यह पूना के यरवदा जेल में हुआ था, और इस समझौते के तहत महात्मा गांधी ने अंबेडकर जी से कहा कि आपको हिंदुओं से अलग होने का आवश्यकता नहीं है, दलित हिंदुओं का ही भाग रहेगा, और जहां तक बात निर्वाचन के आरक्षण का है तो हम आपको इसी में से आरक्षित सीटें रिजर्व दे देंगे। तो लगभग 147 सीट दिया गया, जिसके बाद दोनों के बीच समझौता हो गया, और उसके बाद में पूना पैक्ट या पूना समझौता पर दोनों ने हस्ताक्षर किए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पूना समझौता जो कि 24 सितंबर 1932 को हुआ था, वहां पर महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी राजगोपालाचारी और महात्मा गांधी के छोटे पुत्र देवदास, ये सब वहां उपस्थित थे। मदन मोहन मालवीय भी थे। तो महात्मा गांधी की ओर से
क्योंकि महात्मा गांधी जब अनशन पे होते थे तो कॉपी और कलम का प्रयोग बहुत कम करते थे। ऐसे में अंबेडकर ने तो हस्ताक्षर किया पूना समझौता पे, और महात्मा गांधी की ओर से मदन मोहन मालवीय ने उस पर हस्ताक्षर किया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो पूना समझौता में एक तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हस्ताक्षर किया था, दूसरी ओर महात्मा गांधी की ओर से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया था। इस बात को बस ध्यान में रखिएगा। तो पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। अब बात करते हैं गांधी इरविन समझौता। आपको पता है कि 1930 से लेकर 1932 तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, और अंग्रेज ये चाह रही थी कि कांग्रेस जो है वो गोलमेज सम्मेलन में भाग ले। खासकर महात्मा गांधी पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो मतलब कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए गोलमेज सम्मेलन में भाग ले, क्योंकि उनके जाने के बाद में अंग्रेजों का जो प्रस्ताव था उस पर बहुत हद तक प्रभाव पड़ता अगर गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे तो। इसी उद्देश्य से 1931 में 5 मार्च 1931 को दिल्ली में उस वक्त के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को बुलाया, और चूंकि महात्मा गांधी इस शर्त से उस सम्मेलन में भाग लिया कि उन्होंने कहा कि मेरी कुछ मांगे हैं, अगर इस मांगों को पूरा किया जाएगा तो मैं इसमें भाग लूंगा। तो उन्होंने 11 मांग किया था। वो सब चर्चा हम लोग करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे डिटेल से। तो यहां बस ध्यान रखिए कि गांधी जी 11 मांग के साथ दिल्ली में लॉर्ड इरविन के साथ समझौता करते हैं, जिसे महात्मा गांधी या गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं, या दिल्ली समझौता भी इसको बोलते हैं, जो 5 मार्च 1931 को हुआ था। हालांकि इस समझौते के तहत लॉर्ड इरविन ने यह कहा कि यह प्रस्ताव लेकर आप जाइए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, वहां आप इस प्रस्ताव को रखिएगा, जिसके बाद ही महात्मा गांधी गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। समझ में आ गया बात? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी तथा उस वक्त के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था। तो ये सभी घटनाएं हमने देख लिया, समझ लिया। अब हम लोग कर्मानुसार इसको सेट करते हैं, क्योंकि यहां प्रश्न दिया गया है कि नीचे दी गई घटनाओं पर विचार कीजिए, यानी इसको कर्मानुसार सजाइए कि सबसे पहले कौन घटना हुआ था। तो देखिए, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। उसके बाद देखेंगे 1931 में क्या हुआ था जी? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। उसके बाद पूना समझौता 1932 में हुआ था, और सबसे लास्ट घटना है पाकिस्तान शब्द का प्रयोग, जो 1933 में हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डायमंड सीरीज 0.2 का ये दूसरा जो है वो सीरीज है। तो एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि जो बच्चे का जो कनेक्शन टूट गया था खान सर चंपारण वाले से, एक बार फिर से जुड़ जाए, है ना। चलिए, और अब जो है आपका डायमंड सीरीज कंटिन्यू रहेगा, ऐसा मेरा प्रयास होगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अब डायमंड सीरीज जो है, जो बीच में हमने गैप किया था सीरीज 1 के बाद 002 जो आया, ये गैप हुआ था, अब ऐसा गैप नहीं होगा, ऐसा प्रयास होगा मेरा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, अरुंडेल कमेटी के संदर्भ में क्या सत्य है? अरुंडेल कमेटी, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अरुंडेल कमेटी जो है इसका स्थापना कब हुआ था, क्या था अरुंडेल कमेटी, है ना। उसके बाद में इस स्टेटमेंट को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें अरुंडेल कमेटी, तो मैं आपको बता दूं कि अरुंडेल कमेटी का स्थापना 16 अगस्त 1906 1906 को हुआ था, यानी अगस्त 1906, 16 अगस्त 16 अगस्त 1906 को हुआ था। पहली बात तो ये। अब ये जो अरुंडेल कमेटी नाम दिया गया है, दरअसल ये अरुंडेल, सर अरुंडेल के नाम पर दिया गया है। सर अरुंडेल, अरुंडेल इन्हीं के नाम पर इस कमेटी का नाम दिया गया, अरुंडेल कमेटी। देखिए, आपको पता होगा कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। इस विभाजन का जबरदस्त विरोध किया गया। आपको पता है कि बंगाल के विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरुआत हुआ था। स्वदेशी आंदोलन, जिसको हम लोग विभिन्न नामों से जानते हैं, स्वदेशी आंदोलन बोल लीजिए, बंग भंग आंदोलन बोल लीजिए, है ना, या फिर वंदे मातरम आंदोलन भी उसी को कहा जाता है। तो इस तरह जब बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ, तो इसका विरोध किया गया। इसको देखने के लिए अंग्रेजों ने एक कमेटी का गठन किया। सर अरुंडेल के नेतृत्व में एक कमेटी बनी, जिसका नाम ही दे दिया गया अरुंडेल समिति। और इस समिति को यह कहा गया कि बंगाल का जो हमने विभाजन किया है, इसका प्रभाव जो पड़ रहा है भारत के ऊपर, और जो विरोध हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है, इसका क्या फिर मतलब कि निष्कर्ष निकाला जाए कि विरोध ना हो। तो बंगाल विभाजन के बाद जो एक असंतोष का माहौल उत्पन्न हुआ, उसकी जांच के लिए अंग्रेजों ने जिस समिति का गठन किया, उसका नाम था अरुंडेल कमेटी। कि आप जाइए भारत और देखिए कि बंगाल के विभाजन के बाद क्या प्रभाव पड़ा, यह सही निर्णय था या गलत निर्णय था, और क्यों विरोध किया जा रहा है,
इस विरोध के पीछे ऑथेंटिक रीजन क्या है, इसकी जांच कीजिए। उसके अलावा जो अंग्रेज प्रशासनिक सेवा दे रहे थे उसमें भी बहुत सारा व्यवधान पहुंच रहा था, तो उस प्रशासनिक सेवा में भी जो सुधार करने की आवश्यकता है, क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता है, इस पर भी आप रिपोर्ट दीजिए। इस दो उद्देश्य से अरुंडेल समिति को भारत भेजा गया था, जिस अरुंडेल समिति का स्थापना 16 अगस्त 1906 को हुआ था। अब उसके बाद इसने जो रिपोर्ट आगे चल करके देगा, तो देखते हैं कि अरुंडेल समिति के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पूछा गया कि कौन सा सत्य है। इसकी स्थापना अगस्त 1906 में किया गया, बिल्कुल सही है। इस कमेटी में ने बंगाल विभाजन पर रोक लगाने की बात को खारिज कर दिया, यह बिल्कुल गलत बात है ना। इसने बंगाल विभाजन के रोक पर कोई बात किया ही नहीं था, क्योंकि बंगाल विभाजन तो 1905 में हो गया था और ये कमेटी तो 1906 में आया था, है ना। उसके बाद में इस कमेटी ने मुस्लिम लीग की स्थापना का समर्थन किया, बिल्कुल ऐसा बात नहीं है। मुस्लिम लीग का स्थापना उस वक्त के वायसराय लॉर्ड मिंटो का प्रयास से हुआ था 1906 में, है ना। इस कमेटी का संबंध विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को रोकने से था, यह भी बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। तो अरुंडेल कमेटी का जो संदर्भ है, इसमें जो पहला स्टेटमेंट था, इसकी स्थापना अगस्त 1906 में किया गया था, 16 अगस्त 1906 में, यही सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो अरुंडेल कमेटी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर ए, इसकी स्थापना 16 अगस्त 1906 में किया गया था, बाकी स्टेटमेंट इसके संदर्भ में सही नहीं है। तो सभी को क्लियर हुआ, सभी को क्लियर यहां तक। आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग प्रश्नों करेंगे। एक बात ध्यान रखना, मैंने पहले भी कहा है कि जिद्दी नहीं संकल्पित होना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम जो हैं वो सामने हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व महाराष्ट्र में किया था। तो सबसे पहले बात कर ले कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1905 में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, सही ना। बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में। 19 जुलाई को घोषणा हुआ और 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था। तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। इस विभाजन के विरोध में, या विभाजन ना हो और इस विभाजन के विरोध में एक आंदोलन शुरू किया गया, जिसका नाम दिया गया स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। और इसकी शुरुआत कब हुआ था, तो आप जानते हैं कि स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन थाना से हुआ था। कलकत्ता के टाउन थाना से शुरुआत हुआ था। अब कलकत्ता का नाम कोलकाता हो चुका है, क्योंकि उस वक्त की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने कलकत्ता लिखा। 7 अगस्त 1905 को टाउन थाना कलकत्ता से स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ। क्योंकि स्वदेशी आंदोलन को मैंने कहा कि अलग अलग नामों से जाना जाता है, इसको स्वदेशी आंदोलन बोलिए, बहिष्कार आंदोलन बोलिए, बंग भंग आंदोलन बोलिए, या फिर दक्षिण में इसको वंदे मातरम आंदोलन भी कहा गया। तो इसके 3-4 नाम देखने को मिलता है। तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन थाना से शुरू किया गया। अब चूंकि अलग अलग प्रांतों में इसको अलग अलग लीडर ने नेतृत्व किया, तो आइए देखते हैं कि कौन सा लीडर कहां से नेतृत्व किया। सबसे अगर बात करें केतकर जी ने कहां से इसको नेतृत्व किया था। लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, सैयद हैदर रजा ने कौन कहां से स्वदेशी आंदोलन को नेतृत्व किया था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाला लाजपत राय, जिनको पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। और लाला लाजपत राय ने पंजाब से इन्होंने नेतृत्व किया था स्वदेशी आंदोलन को, जबकि अजीत सिंह जी ने भी पंजाब से ही नेतृत्व किया था। तो पंजाब से 2 व्यक्ति हो गए, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय। जबकि सैयद हैदर रजा जी ने, इन्होंने दिल्ली से स्वदेशी आंदोलन को नेतृत्व किया था। कहां से किया था, दिल्ली से किया था, है ना। जबकि अगर बात करें मद्रास से, तो चिदम्बरम पिल्लई जी ने वहां से उनको लीड किया था। मदुरई मद्रास से चिदम्बरम पिल्लई ने इसको नेतृत्व किया था। जबकि महाराष्ट्र से जो नाम आता है उनमें केतकर जी, और सबसे महत्वपूर्ण नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के साथ बाल गंगाधर तिलक जी ने, इनके साथ मिलकर के केतकर जी ने महाराष्ट्र से नेतृत्व किया था। तो महाराष्ट्र से 3-4 नाम आते हैं, जिनमें केतकर और बाल गंगाधर तिलक जी इंपॉर्टेंट है। तो महाराष्ट्र से यहां पूछा जा रहा है एग्जाम में, यहां क्वेश्चन में, कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व महाराष्ट्र किया था। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए,
केतकर ने किया था। केतकर और बाल गंगाधर तिलक जी महाराष्ट्र से भूमिका निभाया था, यानी स्वदेशी आंदोलन को नेतृत्व किया था, जबकि लाला लाजपत राय और अजीत सिंह पंजाब से किए थे। वहीं सैयद हैदर रजा ने दिल्ली से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था, जबकि मद्रास से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व आपके चिदम्बरम पिल्लई जी ने किया था। क्लियर हो गया? तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। अखिल भारतीय होम रूल लीग का मुख्यालय किस स्थान पर स्थापित किया गया? जैसे कि आप जानते हैं कि होम रूल लीग की शुरुआत दो व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है, एक बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, है ना। बाल गंगाधर तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक और दूसरे व्यक्ति हो जाएंगे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट जो आयरलैंड की रहने वाली थी। उसके बाद में आपको पता है कि ये थियोसोफिकल सोसाइटी को ज्वाइन करती है और उसके बाद इनका भारत आगमन होता है और मद्रास में अडियार में इन्होंने, मद्रास के अडियार में इन्होंने होम रूल लीग थियोसोफिकल सोसाइटी का एक ब्रांच का नेतृत्व इन्होंने किया था, है ना। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी ने होम रूल लीग आंदोलन का शुरुआत कब किया था? तो आपको पता है 1916, 1916 में किया था, 1916 में। और होम रूल लीग का मतलब क्या है कि हमारे घर में होम रूल यानी कि गृह शासन, यानी हमारे घर में हमारा ही शासन होना चाहिए, किसी बाहरी व्यक्ति का नहीं। भारत में शासन भारतीयों का होना चाहिए, ना कि बाहरी व्यक्ति का। और उस वक्त बाहरी में कौन थे? अंग्रेज लोग थे, है ना। अपने में से शासन चल रहा था। तो कुल मिलाकर के याद रखिएगा, अखिल भारतीय होम रूल लीग का स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी ने 1916 में किया था, है ना। और इसका जो मुख्यालय रखा गया था, तो देखिए बाल गंगाधर तिलक जी का जो मुख्यालय था वो पुणे महाराष्ट्र में था, जबकि एनी बेसेंट जी का जो मुख्यालय था वो अडियार मद्रास में था। अडियार मद्रास में था, अडियार मद्रास में। तो मैं यहां पर ऐड कर देता हूं, ऑप्शन नंबर डी में ऐड कर देता हूं कि ए और सी, ए एंड सी में ऐड कर देता हूं। तो चूंकि पुणे महाराष्ट्र में किनका मुख्यालय था? बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल लीग का मुख्यालय रखा था। वहीं एनी बेसेंट जी ने होम रूल लीग आंदोलन का जो मुख्यालय रखा था वो था अडियार मद्रास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी, ए एंड सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जो है वो नॉर्थ वेस्ट वाला यानी वेस्टर्न का जो पार्ट है, वेस्टर्न वाला जो एरिया है उसको कवर कर रहे थे, जबकि एनी बेसेंट जी ईस्ट और साउथ वाले भाग को देख रही थी, वहां का नेतृत्व कर रही थी होम रूल लीग आंदोलन के अंतर्गत। ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, अखिल भारतीय होम रूल लीग का मुख्यालय पुणे में बाल गंगाधर तिलक जी ने जो स्टार्ट किया उनका मुख्यालय था, जबकि एनी बेसेंट जी का अडियार मद्रास में मुख्यालय था। तो इस तरह से राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एंड सी। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 3 बार चुना गया? यहां देखिए लिखा होगा 3 टाइम्स, 3 बार चुना गया कांग्रेस का अध्यक्ष। मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए जरा कि कांग्रेस, यहां जो नाम लिखे गए हैं 4 नाम है, ए.ओ. ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, इन चारों में से किस व्यक्ति ने कांग्रेस का 3 बार अध्यक्षता किया? 3 टाइम्स। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं ए ओ ह्यूम। तो आप जानते हैं कि ए ओ ह्यूम, एलन ओक्टेवियन ह्यूम, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हो जाएंगे ए ओ ह्यूम, संस्थापक कौन हो जाएंगे? ए ओ ह्यूम हो जाएंगे, फाउंडर। हालांकि पहले कांग्रेस पहला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बॉम्बे, उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। कांग्रेस का जो संस्थापक है वो माना जाता है ए ओ ह्यूम को, जो एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल ऑफिसर थे। उन्होंने कांग्रेस की स्थापना किया था 28 दिसंबर 1885 को, है ना। उस वक्त भारत में वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। दूसरी बात, तो ये कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने, ये संस्थापक थे, अध्यक्ष कभी नहीं बने। दूसरे हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इनकी बात करेंगे। तीसरे हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1905 में जो अधिवेशन था बनारस में, 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां था? बनारस। 1905 में बनारस था अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता
किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। बनारस में जो था अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखिएगा, उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। जबकि अगर बात करें दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने 2 बार अध्यक्षता किया था। एक 1895 पुणे में, दूसरी बार 1902 अहमदाबाद में, है ना। जबकि अगर हम अब बात करें दादा भाई नौरोजी जी का, तो दादा भाई नौरोजी ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। पहली बार तो आपको पता ही है 1886 में, दूसरी बार 1893 में, और तीसरी बार 1906 में। तो 1886 में सेशन कहां था? कलकत्ता में था सेशन, कलकत्ता। जबकि 1893 में सेशन कहां था? लाहौर, लाहौर। और 1906 में कहां था? यह था कलकत्ता, कलकत्ता। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा आप, यहां प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम तो आपको पता है कि संस्थापक है, इसने तो 1 बार भी अध्यक्षता नहीं किया, इनकी बात हटा दीजिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने सिर्फ 2 ही बार अध्यक्षता किया है, 1895 1902 में। जबकि गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 के बनारस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। जबकि दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जिन्होंने पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखा है, जो ब्रिटिश राज्यसभा के मेंबर बनने वाले प्रथम भारतीय हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किया था, प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने वाला भी प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं, है ना। तो दादा भाई नौरोजी जी ने 1886 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। जबकि 1893 में जो लाहौर में अधिवेशन था, उसकी भी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। और 1906 में भी अधिवेशन कलकत्ता में था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। और इसी अधिवेशन के तहत उन्होंने पहली बार कांग्रेस के मंच पर स्वराज की मांग करते हुए, यानी कि स्वराज का प्रस्ताव रखा था। हालांकि स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं दयानंद सरस्वती। कौन माने जाते हैं? दयानंद सरस्वती जी को माना जाता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग भारत में पहली बार उन्होंने किया था। लेकिन स्वराज की कांग्रेस मंच पर मांग किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। और पूर्ण स्वराज का मांग हम देखते हैं 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। क्लियर है सभी को? तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार जो है किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए प्रैक्टिस सेट का कितना लाभ आपको मिल रहा है। एक प्रश्न के बदले हम लोग कितने सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख रहे हैं। इसलिए तो मैं बोलता हूं कि जब आप पढ़ाई करते हैं और हर क्वेश्चन से एक विजुअल तरीके से पूरे स्टोरी के रूप में जब उन सब पॉइंट्स को हम समझते हुए कवर करते हैं, तो आने वाले एग्जाम के लिए कितना आसान हो जाता है। जब एग्जाम में प्रश्न आते हैं और उससे रिलेटेड, अगर जैसे मान लिया कि इसमें कोई भी, अभी मैंने कहा कि ए.ओ. ह्यूम संस्थापक थे, अगर एग्जाम में पूछ लेता है कि कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो ए.ओ. ह्यूम हो जाएंगे, है कि नहीं। पूछ देंगे कि बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। स्वराज शब्द का भारत में पहली बार प्रयोग किसने किया? दयानंद सरस्वती जी ने किया था। जबकि कांग्रेस के मंच पर स्वराज की मांग सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किनको जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है कि नहीं। तो यही तो है डिस्कशन करने का फायदा, यही तो है कि प्रश्न से रिलेटेड सारे बिंदुओं पर हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो एक प्रश्न के साथ कई प्रश्न उभर कर सामने आता है। और जो बच्चे मुझसे ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़े होंगे उनको पता है कि खान सर चंपारण वाले अंडरलाइन नहीं करवाते हैं, वो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, वाई, है ना। अगर जैसे हमें पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा बिरला हाउस दिल्ली में 5:18 पे हुआ था, है ना। हृदय के पास 3 गोली लगी थी। इटली का जो गुरेट्टा गन है वो बना हुआ था, बंदूक का नंबर था 606824। तो इसको हम लोग अंडरलाइन नहीं करते हैं, हम पढ़ाते हैं कि व्हाई डिड नाथूराम गोडसे असैसिनेटेड महात्मा गांधी, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या क्यों किया था। तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, ना कि अंडरलाइन करना है। जब हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो हम क्वेश्चन के तह में पहुंचते हैं, पूरे स्टोरी को समझते हैं, पूरे इमेजिनरी तरीके जब स्टोरी को समझते हैं तो वो दिमाग में एकदम हमेशा की तरह बना रहता है। और जब भी उस रिलेटेड कोई प्रश्न आता है तो हमारे पास आंसर होता है। समझ में आ गया ना बात। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाइए, अंडरलाइन नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो के समय घटित हुई थी। तो पहली तो बात हम लोग ये कर ले कि भैया लॉर्ड लिनलिथगो का शासनकाल कब से कब तक रहा। तो यहां पर जो लॉर्ड लिनलिथगो जो भारत में वायसराय बनकर आए थे 1936 में,
1936 में, और लगभग 8 वर्ष तक एज ए वायसराय के रूप में सर्विस दिया भारत में 1936 से लेकर 1944 तक, यानी लगभग 8 वर्ष का शासनकाल रहा लॉर्ड लिथगो का। अच्छा, यही तो बात है, जब मैं आपको बताता हूं यूरोपियन कंपनी का भारत आगमन, अब देखते हैं कि बहुत सारी यूरोपियन कंपनी भारत आकर शासन किए, चाहे वो पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी हो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो, डेनिश हो, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो, ब्रिटिश हो, स्वीडन हो, लेकिन हम ये देखते हैं कि इन सब यूरोपियन कंपनी में ब्रिटिश शासन यानी ब्रिटिश उपनिवेश, ब्रिटिश कंपनी की ऐसी क्या नीति रही, ऐसी क्या उसकी शासन जो पद्धति है वो ऐसी क्या रही कि इन सब यूरोपियन कंपनी के बीच भी वह भारत में अपना उपनिवेशिक शासन स्थापित करने में वो सफल रहा। क्या कारण था कि ब्रिटिश ने ही भारत पे शासन किया, भारत को गुलाम बनाया। तो उसके जब हम नीति को पढ़ते हैं, जब मैं आपको यूरोपियन कंपनी में ब्रिटिश कंपनी के बारे में जब मैं आपको डिटेल से पढ़ाता हूं, तब आपको यह बात समझ में आता है कि ब्रिटेन ने ही भारत पर शासन क्यों किया। सही बात है ना। और उसमें मैंने एक बात कहा था आपसे कि पुर्तगालियों ने जहां अपने गवर्नर का टेन्योर यानी कार्यकाल फिक्स किया था 3 वर्षों के लिए, जबकि अंग्रेज अपने गवर्नर जनरल या वायसराय का कार्यकाल कभी फिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि उनका यह मानना था कि हम जिस काम के लिए गवर्नर जनरल वायसराय को भेज रहे हैं भारत, वो बस वो काम करके आ जाए, चाहे उसमें 2 साल लगे, 4 साल लगे, 6 साल लगे या 8 साल लगे, है ना। और एक बात और, जिस काम के लिए भेजना है उसी काम से रिलेटेड स्पेशल जिसके पास उस तथ्य से जुड़ा हुआ नॉलेज हो उसी को भेजना है। अब देखिए, जैसे अगर फूट डालना है, मतलब कि विभाजन करके शासन करना है, फूट डालो और शासन करो, है ना, ये नीति डिवाइड एंड रूल, तो किसको भेजा? लॉर्ड डलहौजी को भेजा। उसी प्रकार स्थानीय स्तर पर सरकार का निर्माण करके एक तरह से विकेंद्रीकरण को स्थापित करना है, तो उसने किसको भेजा? लॉर्ड रिपन को भेजा। वही अगर बात करें प्रेस को कंट्रोल करना है, प्रेस पे बैन लगाना है, भारतीय प्रेस को कंट्रोल करना है, तो किसको भेजा? लॉर्ड लिटन को भेजा। है कि नहीं बात सही? उसी प्रकार बंगाल का विभाजन करना था सांप्रदायिकता के आधार पर, तो किसको भेजा? लॉर्ड कर्जन को भेजा। और सांप्रदायिकता के आधार पर आगे चल के सांप्रदायिकता के आधार पर उसको और भी आगे बढ़ा करके भारत पर सांप्रदायिकता के आधार पर शासन कैसे करना है, इसके लिए किसको भेजा? लॉर्ड मिंटो को भेजा। तो जब जैसा आवश्यकता था उसी के अकॉर्डिंग अंग्रेजों ने गवर्नर जनरल वायसराय को भारत भेजा। समझ में आ गया? तो लॉर्ड लिथगो को जब वायसराय के रूप में भारत भेजा गया तो उसका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1936 से लेकर 1944, लगभग 8 वर्ष तक। आइए देखते हैं कि इसके शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटी। सबसे पहले बात हम करते हैं, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। तो मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया भैया? तो आपको पता है 22 दिसंबर 1939 का। वो दिन भला कैसे भूल सकते हैं? 22 दिसंबर 1939, 1939, है ना। क्यों भैया इस दिन क्यों मुक्ति दिवस मनाया गया, इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले हम लोग एक बार ईयर सेट कर लेते हैं कि कौन सी घटना किस वर्ष हुआ था। सावरकर जी हिंदू महासभा के अध्यक्ष कब बने थे? अरे भैया आपको पता है कि हिंदू महासभा का स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने 1915 में किया था। और चूंकि वीर सावरकर जी ने हिंदू महासभा का जो अध्यक्ष चुने गए थे वो चुने गए थे 1937 में, 1937 में। जबकि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब हुआ था? तो ये तो खैर आपको पता ही है, 3 मई 1939, 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। वहीं अगर बात करें आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा कब हुआ, तो भैया नवंबर 1945, नवंबर 1945 में यह मुकदमा दायर हुआ, जो कि मई 1946 तक चलेगा, है ना, 1945। अब देख लीजिए एक बार, सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया? तो आपको याद होगा कि 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए थे, और प्रांतीय चुनाव में अधिकतम प्रांत में लगभग 11 प्रांत में चुनाव हुए थे। 11 प्रांत में से मेरे भाई 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, और मुस्लिम लीग कहीं पर भी सरकार नहीं बनाई थी। एक आध जगह सरकार बनी भी तो गठबंधन के माध्यम से बनी, है ना। तो मुस्लिम लीग को उसका औकात का पता चल गया भैया कि भैया प्रांत के चुनाव में ये हाल है तो आगे चल के क्या हाल होगा, है कि नहीं। तो उसको कांग्रेस से चिढ़ हो गया, क्योंकि कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांत में सरकार बनाया था। और 1939 में जब 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनका यह मानना था कि जब हम सरकार में है लेकिन अंग्रेज सरकार के दबाव में हमें काम करना पड़ रहा है, तो हमारे सरकार होने का क्या फायदा है, उससे बढ़िया कि हम रिजाइन दे देते हैं। और भी बहुत सारी बातें थी। इन सब को ध्यान में रखकर जब कांग्रेस ने 1937 के प्रांतीय चुनाव पर जीतने के बाद और सरकार बनाने के बाद भी 1939 में जब सरकार के पद से त्यागपत्र दे दिया, तो इसे मुस्लिम लीग ने एक सेलिब्रेट किया
मुक्ति दिवस के रूप में कि हमें मुक्ति मिल गई कांग्रेस से। समझ में आ गया ना बात। तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939 को। जबकि वीर सावरकर जी हिंदू महासभा के अध्यक्ष कब चुने जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि 1915 में, जी हां, ये 1915 की मैं बात कर रहा हूं, जब महात्मा गांधी अफ्रीका से 7 जनवरी को चलते हैं और 9 जनवरी 1915 को पहुंचते हैं, ठीक है ना, भारत बॉम्बे बंदरगाह पे। तो 1915 में मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी स्थापना किया था और साथ में हिंदू महासभा का भी स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने किया था, याद रखिए इस बात को। और हिंदू महासभा की अध्यक्ष के रूप में 1937 में 1937 में किनको चुना गया? वीर सावरकर जी को चुना गया। और वीर सावरकर जी अगले वर्ष ही यानी 1938 में हिंदू महासभा को एक राजनीतिक पार्टी के रूप में मान्यता दिया। समझ में आ गया बात। 1938 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, है ना, हरिपुरा, उसके बाद में 1939 में त्रिपुरा, और इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस की जीत हुआ। लेकिन महात्मा गांधी से थोड़ा विचारों का मतभेद होने की वजह से उन्होंने 1939 में एक तरह से त्याग पद दे करके उन्होंने एक ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया 3 मई 1939 को। तो सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब किया? 3 मई 1939 को। और आजाद हिंद फौज 1942, याद कीजिए, गठन हुआ था, है ना। कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है आजाद हिंद फौज। तो आजाद हिंद फौज के ऊपर जब मुकदमा चलाया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो यह मुकदमा कब चला था? नवंबर 1945 में चला था, जो मई 1946 तक चला। क्लियर है सभी को? अब हम ये घटना तो वर्ष में देख लिए, अब हमको यहां प्रश्न देखना है। प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि भैया कौन ऐसी घटना है जो गवर्नर जनरल लॉर्ड लिथगो के समय घटित नहीं हुई थी? तो लॉर्ड लिथगो का कार्यकाल कब से कब तक है? 1936 से 1944, यानी इसके बीच में जो भी घटनाएं हुई होंगी वो सही है। और हमें चूंकि प्रश्न में यही तय करना है कि कौन सी घटना इनके शासनकाल के दौरान नहीं हुआ था। तो चलिए देखते हैं। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 1939 में, 44 तक थे, तो ये भी इनके रहते हुए ये घटना हुई थी। 1937 में वीर सावरकर जी हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने, इनके रहते हुए ये घटना हुई। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में, इनके रहते हुए ये घटना हुई। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा नवंबर 1945, हाँ, ये तब इनका शासनकाल समाप्त हो चुका था 44 में ही, और ये घटना 45 में हुआ। तो ये वो घटना है जो गवर्नर जनरल लॉर्ड लिथगो के समय घटित नहीं हुआ था। तो इस प्रश्न के अनुसार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सभी को? देखो तुम्हारे लिए कितना मेहनत से हम इस प्रश्न के सेट को लेकर आते हैं, और मेरा यही प्रयास होता है। अच्छा, तुमको तो ये लगता है कि भैया प्रश्न आ गया है 20 से 25 जो भी प्रैक्टिस सेट में प्रश्न लाए जा रहे हैं कि भैया प्रस्तुत हो गया प्रश्न, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि मैं एक प्रश्न लाने के लिए कितने प्रश्नों का विश्लेषण करता हूं। मैं प्रीवियस ईयर जितने सारे प्रश्न आपके एग्जाम बोर्ड में आए हुए हैं उसको भी ध्यान रखता हूं। आने वाले एग्जाम में बोर्ड का जो उद्देश्य है, बोर्ड का जो प्रश्न लाने का जो एक कॉन्सेप्ट है, उसको भी ध्यान रखता हूं। इन सब विश्लेषण करने के बाद ही मैं आपके सामने लेकर आता हूं वैसा डायमंड प्रश्न जो आपके एग्जाम में सीधे छप कर आएगा। याद रखिएगा। और आप एग्जाम देकर देखिए, आइए मेरे पास क्वेश्चन पेपर लेकर के, आपको पता चल जाएगा ना कि हम जो पढ़ाएं एग्जाम में आया है कि नहीं आया है। और जो विद्यार्थी पढ़ चुके हैं उनको भी पता है बेहतर कि खान सर चंपारण वाले जो पढ़ाते हैं वो सीधा एग्जाम में आता है कि नहीं, सबको पता है ये बात। तो मेरा उद्देश्य यही होता है कि चूंकि जीके जीएस बहुत वाइड सिलेबस है ना भैया, और हमको एक निर्धारित समय में सिलेबस भी कंप्लीट करना होता है, तो हमको इस बात का बेहद ध्यान रखना पड़ता है कि हम वही प्रश्नों का चयन करें जो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो। समझ में आया ना बात? इसीलिए हर प्रश्न में मैं डिस्कस कर देता हूं 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ताकि अगर प्रश्न से रिलेटेड कोई भी, अगर इस प्रश्न से रिलेटेड कोई अलग प्रश्न अगर बनता भी है, तो चूंकि मैं डिस्कस कर चुका हूं अलग अलग पॉइंट्स को, तो एग्जाम में कोई प्रश्न छूटने का सवाल ही पता नहीं होता है। ठीक है ना? तो इसलिए आप एकदम ध्यान से प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन कीजिए। और अब डायमंड सीरीज 0.2 ये रुकने वाला नहीं है, ये लगातार चलता रहेगा। तो जितने बच्चे हैं वो एक बार इस सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और अब कंटिन्यू जुड़िए, बहुत मजा आने वाला है। आने वाले एग्जाम क्रैक होकर रहेगा यदि हम दोनों के द्वारा एक सही रास्ते में मेहनत हो, प्रयास हो, पूरे उल्लास के साथ, पूरे एनर्जी के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ जब हम सब तैयारी करते हैं, और जब हम लोग ये टारगेट करते हैं कि हमें किस तरह से पढ़ना है। और आपको पता है कि एक अच्छे गुरु के संरक्षण में, उनके द्वारा जब सही गाइडलाइन के द्वारा जब पढ़ाया जाता है, तो आपको ही पता है फिर कोई एग्जाम क्रैक होने से रुकेगा नहीं। तो इसलिए सभी कोई इस सेशन से जुड़ जाइए, और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वहां तक इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी बच्चे जुड़ जाए।